हाँ, पार्श्व सीमा नियम को ही कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ेंगे अधिकारों के बाहर का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कार्य कर सकती है। सीमा नियम का उद्देश्य कंपनी के कार्यों और अधिकार क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करता है। जब कोई कंपनी अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन करती है तो वे कार्य अधिकारों के बाहर के कार्य कहलाते। अर्थात अधिकारों के बाहर के कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से है जो सीमा नियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के बाहर के होते हैं। ऐसे कार्य सीमा नियम के उद्देश्यों से मेल नहीं खाते हैं। ये कार्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनावश्यक होते हैं, परंतु ऐसे कार्य को अवैध या सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं किया कहा जा सकता है। अधिकारों के बाहर का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई कंपनी अपने सीमा नियम द्वारा प्रदत्त अधिकार सीमा के बाहर कोई कार्य अथवा अनुबंध करती है तो वे कार्य व्यर्थ होते हैं। अधिकारों के बाहर किए जाने वाले कार्यों अथवा अनुबंधों से कंपनी कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होते। इतना ही नहीं, यदि कंपनी के सभी सदस्य मिलकर सर्वसम्मति से अधिकारों के बाहर के कार्यों का पुष्टिकरण करने का संकल्प भी पारित करें तो वे कार्यों को वैध नहीं बनाया जा सकता है। इसके संबंध में एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिके का विवाद प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कार्य अधिकारों के बाहर के कार्य होते हैं। पहला है जब कोई कार्य कंपनी के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता हो, अर्थात जब कंपनी अपने सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य का निर्धारण करती है तो वह प्रमुख उद्देश्य एवं सहायक उद्देश्य में उस वाक्य को बांटती है। लेकिन कोई ऐसा कार्य कंपनी द्वारा किया जाता है जो कि सीमा नियम के उद्देश्यों में शामिल नहीं होता तो वह कार्य उद्देश्य या अधिकारों के बाहर का कार्य कहलाता है। इस संबंध में एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी एंड आयरन कंपनी बनाम रिके का वाद है। रिके जो कि एक रेलवे का ठेकेदार था, उससे बेल्जियम में पटरी बिजराने का अनुबंध किया। कार्य पूर्ण होने के बाद कंपनी ने उस अनुबंध को निरस्त कर दिया। रिके न्यायालय में गया और न्यायालय में ने निर्णय दिया कि ये कंपनी के अधिकार के बाहर का कार्य था, अतः इस कार्य को परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। तो जो कार्य अधिकार के बाहर का है उस कार्य के लिए किया गया जो अनुबंध है वह अनुबंध ही व्यर्थ अनुबंध होता है। दूसरा है जो कार्य उन कार्यों की श्रेणी में नहीं आते जो कंपनी को प्रोत्साहित या सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ऐसे कार्य जो कि उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं होते हैं या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, वे कार्य भी अधिकार के बाहर के कार्य कहलाते हैं, जिसे कंपनी किसी भी दशा में सर्वसम्मति से भी पारित नहीं करती। वह स्पष्ट रूप से व्यर्थ अनुबंध कहलाते हैं। तीसरा है कंपनी के उद्देश्य को पूरा करना असंभव हो जाने के उपरांत कोई कार्य करना हो। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि कंपनी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह अन्य कोई ऐसे कार्य करती है जिनको उद्देश्यों में शामिल नहीं किया गया, सम्मिलित नहीं किया गया। तो ऐसे कार्य भी अधिकार के बाहर के कार्य कहलाते हैं। ऐसा इसलिए कि कंपनी के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए वे कार्य अब आवश्यक नहीं रह जाते हैं। इसलिए ये तीनों प्रकार के कार्य
अधिकार के बाहर के कार्य कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि अधिकार के बाहर के कार्य अगर कंपनी कर लेती है तो उसका प्रभाव क्या होता है। पहला प्रभाव तो होता है अनाधिकृत कार्यों का व्यर्थ व प्रभावहीन होना। जो भी कार्य कंपनी द्वारा किए जाते हैं जिनका उल्लेख उद्देश्य वाक्य में नहीं है, वे कार्य अनाधिकृत होते हैं और उनका प्रभाव शून्य होता है। वे अनुबंध स्पष्ट रूप से व्यर्थ अनुबंध कहलाते हैं। नंबर 2, अनुसमर्थन संभव नहीं। ऐसे कार्यों का 100% बहुमत होने पर भी इन कार्यों को साधारण सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। निषेध, जब कोई कंपनी अपने अधिकार का बाहरी कार्य करती है तो उसे कोई भी न्यायालय में प्रार्थना करके निषेध करवा सकता है। अगर कंपनी अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करती है तो उस कार्य को रुकवाने के लिए न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है और न्यायालय इस कार्य के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकती है। नंबर 4, कंपनी का कोई दायित्व नहीं होता। जो कार्य अधिकारों के बाहर होते हैं उन कार्यों के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होती। जब अनुबंध किया जाता है तो द्वितीय पक्षकार से ये जो अपेक्षा की जाती है कि उसने सीमा नियम का अध्ययन कर लिया है और उस अध्ययन करने के बाद ही वो कंपनी से व्यवहार करा है। लेकिन कार्य अनुबंध करने के बाद अगर वे कार्य अधिकार के बाहर के होते हैं तो उसके लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होती। नंबर 5, संचालकों का कंपनी के प्रति व्यक्तिगत दायित्व। अगर कोई संचालक बिना कंपनी की सार मुद्रा अंकित किए अगर अनुबंध कर लेता तो उसके लिए संचालक स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है और उस अनुबंध के कारण यदि कंपनी को किसी प्रकार का नुकसान होता है या हानि होती है तो उस हानि और नुकसान के लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाता है। संचालकों द्वारा कंपनी के धन का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए वह संचालक कंपनी के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। आश्वासन भंग का सिद्धांत लागू होता है। इसमें शर्त भंग करके अनुबंध को भंग नहीं किया जा सकता। आश्वासन भंग मानते हुए किए गए अनुबंध को भंग किया जा सकता है और जो भी व्यक्ति अनुबंध करता है वह क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। अधिकारों के बाहर प्राप्त संपत्ति पर अगर कोई संपत्ति अधिकार के बाहर खरीद ली गई है और कंपनी उसे रख सकती है, कंपनी का उस पर अधिकार होता है। नंबर 8, माल तथा सेवा के भुगतान के लिए कंपनी को बाध्य नहीं किया। अगर व्यर्थ अनुबंध के तहत या अधिकार के बाहर के सिद्धांत के तहत कोई माल या सेवा कंपनी द्वारा कर ली है तो उसके लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होता है। जिस संचालक द्वारा ये कार्य किए गए वो संचालक स्वयं उसके लिए उत्तरदायी होता है। दुष्कार्य के लिए कंपनी का उत्तरदायी, कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं मानी जाती है। ऐसा अधिकारों के बाहर का सिद्धांत कहता है। अधिकारों के बाहर के कार्य के लिए किए गए समस्त कार्य व्यर्थ होते हैं और व्यर्थ होने के कारण उन्हें कंपनी अपनी सभा में सर्वसम्मति से बहुमत होते हुए भी उन्हें पारित कराने में असमर्थ रहती है। ठीक, और आगे अगले टर्न